हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लासों के अंदर अपने गुहिल राजवंश स्टार्ट किया था हम। गुहिल राजवंश अपना टॉपिक चल रहा था और गुहिल राजवंश के अंदर भी अपनी रावल शाखा चल रही थी। कौन सी शाखा? रावल शाखा। और इस रावल सागा के अंदर अपने दो राजा पढ़ चुके थे। एक तो अपने पढ़ चुके थे बप्पा रावल, एक अपने पढ़ चुके थे अलट। अब देखो अलट का शासनकाल कब से कब तक है? 951 से 71 तक है। ठीक है, तो देखो एक बार थोड़ा सा अलट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अपनी जो है वो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर दें। तो देखो अलट का अन्य नाम अपने को क्या मिलता है? आलू रावल। इस अलट की जानकारी के अपने पास में कितने स्रोत है? दो स्रोत है। कितने स्रोत है? दो। कौन कौन से? एक तो है सारनेश्वर प्रशस्ति और एक है शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। ये सारनेश्वर प्रशस्ति कब की है? 953 की है। और ये आठपुर अभिलेख कब का है? 977 ईस्वी का है। अब देखो सारनेश्वर प्रशस्ति अलट के बारे में क्या जानकारी देती है? ये बताती है कि अलट ने जो है वो आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया था और आहड़ के अंदर एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था वरा। और आगे क्या देती है? ये आहड़ की कर व्यवस्था और नौकरशाही की भी जानकारी देती है। इसके अंदर कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे अमात्य किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। दूसरा नाम मिलता है संधि विग्रह, किसे कहा जाता था? युद्ध एवं शांति के मंत्री को। तीसरा नाम मिलता है एक्सपर्ट लीग, किसे कहा जाता था? आय व्यय के अधिकारी को। चौथा नाम मिलता है भिस्काधिराज, किसे कहा जाता था? राजवैद्य को। पांचवा नाम मिलता है अपने को बंदीपति को, किसे कहा जाता था? राजा की प्रशंसा करने वाले को। अब दूसरा कौन सा है? शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। आठपुर अभिलेख अलट के बारे में कितनी जानकारियां देता है? दो। एक तो अलट की माता का नाम बताता है जो कि क्या है? महालक्ष्मी राष्ट्रकूट। और दूसरा अलट की पत्नी के बारे में जानकारी देता है जो कि कौन थी? हरिया देवी थी। और एक वो हूण राजकुमारी थी और उसने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। इतना ही बड़ा। तो अब देखो अपने अलट से आगे का जो है अपने इतिहास शुरू करते हैं। इस अलट के बाद में जो मेवाड़ के अंदर अपने अगले राजा बने थे, उन राजा का नाम था जैत्र सिंह, जो हम पढ़ेंगे। जैत्र सिंह का अपने शासनकाल है 1213 से 53। अब देखो इस जैत्र सिंह के शासनकाल में जो दिल्ली का राजा था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सोचा कि यार अपने भी साम्राज्य का विस्तार किया जाना चाहिए, तो अपने इल्तुतमिश चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। इन दोनों के बीच में नागदा के पास में एक जगह पड़ती है भूताला, उदयपुर के अंदर। उस जगह पर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, भूताला का युद्ध। ये युद्ध होता है 1227 के अंदर। किस किस के बीच में? जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहाँ का राजा है? दिल्ली का राजा। वैसे इल्तुतमिश आपने नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा तो रजिया सुल्तान तो सुना ही होगा। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के पापा थे। बाकी जगह पर रजिया गुंडों के बीच में फंसती थी, यहाँ पर पापा फंस गए और जैत्र सिंह ने भाई इनको भयंकर तरीके से हराया। तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि इस युद्ध के अंदर जैत्र सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इल्तुतमिश हार गया था। इस युद्ध के अंदर जैत्र सिंह के दो बहादुर सेनापति लड़े थे, उन सेनापतियों के अक्सर नाम पूछ लिए जाते हैं। एक सेनापति का नाम था बालक और एक सेनापति का नाम था मदन।
और ये लगभग 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया, RS प्री, SI फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनके अंदर ये सेनापति बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके 2-3 राजाओं के जो है वो सेनापति अक्सर पूछे ही जाते हैं। वो आपके जेतर सिंह के हो गए, रतन सिंह के हो गए, आगे पृथ्वीराज के हो गए, जो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इस युद्ध के अंदर जेतर सिंह के कौन सेनापति थे? एक सेनापति का नाम था बालक और एक सेनापति का नाम था मदन। इल्तुतमिश क्या कर गया था? हार गया था। एक बार आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि भूताला का युद्ध जो कि जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसने अब इस बार क्या पूछा था आपको? जानकारी का स्रोत पूछा था। तो इस बार फिर से पूछ लेते हैं। तो इसका जानकारी का स्रोत क्या है वो लिख लो। देखो, अपने गुजरात के बहुत अच्छे राइटर हुए, उनका नाम है जय सिंह सूरी। क्या नाम है? जय सिंह सूरी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था हमीर मद मर्दन। क्या नाम है? हमीर मद मर्दन। इस पुस्तक से जो है वो भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। देखो, पुस्तक के कितने नाम मिलते हैं? 3। क्या क्या? हमीर, मद, मर्दन। मर्दन का अर्थ होता है तोड़ना, मद का अर्थ होता है घमंड। हमीर, इसका मतलब जेतर सिंह ने किसका घमंड तोड़ दिया? हमीर का घमंड तोड़ दिया। अब बात आती है, सर इस युद्ध के अंदर तो हमीर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ये युद्ध तो जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हो रहा है, इसलिए बुक का नाम होना चाहिए था इल्तुतमिश मदवर्दन। भाई जेतर सिंह ने इल्तुतमिश का घमंड तोड़ दिया। तो देखो, इल्तुतमिश दिल्ली का राजा था, और जो दिल्ली के राजा थे उनके लिए एक वर्ड यूज में लिया जाता था, अमीर। ये एक फारसी भाषा का वर्ड है। जो उच्च कुल के लोग होते उनको कहा जाता था अमीर। अब दिल्ली वो का राजा था इल्तुतमिश अगला, तो अमीर था। तो इस पुस्तक के अंदर बार बार लिखा गया है कि जेतर सिंह ने दिल्ली के अमीर को हराया, अमीर को हराया, अमीर को हराया। अमीर अपने यहाँ पर आते आते क्या कर लिया गया? हमीर कर लिया गया। अपने आज भी अपने घर वाले कहते कि कितो अमीर है यार, बे अमीर लोग है, यानी बे बड़ा लोग है, ऊंचा लोग। आपा ऊंचा हो बिना आपा कहीं क्यों? बे अमीर लोग है। इन मतलब इन पुस्तकों नाम के हमीर मदमर्दन। यानी इस पुस्तक के अंदर हमीर वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? इल्तुतमिश के लिए। यानी इस पुस्तक के अंदर इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? हमीर कहा गया। ठीक है, अब देखो, ये बुतला वाला युद्ध था, ये एक बड़ा युद्ध था भाई, आमने सामने की लड़ाई हुई थी। अब देखो, मुसलमान राजाओं के अंदर ये बड़ी अच्छी बात थी कि जब भी उन्हें लगता कि हम युद्ध हार रहे हैं, वो अपनी सेना लेकर के पीछे हट जाया करते थे। मानो कोई राजा 20,000 की सेना लेकर के आया, युद्ध शुरू हुआ और शुरू होते ही 5,000 सल्ट गए। तो फिर उसको लगा कि यार 5,000 तो सल्ट गए, बाकी वाले भी शाम से पहले पहले क्या कर जाएंगे? सल्ट जाएंगे। तो फिर वो अपनी सेना को कहता कि यहाँ से चंपले हाथ में लो और जितना तेज भाग सकते हो उतना तेज भागो। अपने वाले राजाओं के साथ में उल्टा था। अपने वाले राजा या तो विजय या फिर वीरगति, हार करके वापस लौट करके नहीं आना है। अपने कोई राजा आ भी जाता तो भाई आसपास की जनता नहीं जीने देती। मैं आज भी कहूं, आप मानो कोई तैयारी करने आए, बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आपके घर वाले वैसे ही कहे, आप जाओगे तो आसपास की दुनिया वैसे ही कहेगी हमें तो पता था, ये कहाँ पड़ता था, बाहर रोता फिरता रहता था। यदि आप गलती से लग गए तो वही लोग कहेंगे हमें तो पता ही था, शुरू से ही ये तो होशियार था। तो आप सोचते हो कि यार शुरू से 9th क्लास के अंदर मेरी सप्लीमेंट्री आ गई थी और 10th के अंदर एक बार में फेल भी आ गया था। तो होती है जी दुनिया, आपको उगते हुए सूर्य को नमस्कार करती है, छिपते हुए के कोई नहीं करता। तो वैसे वैसे जो है अपने वाले राजा या तो विजय होकर के आते थे या फिर वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। पर मुसलमान राजाओं का था कि यार अपनी सेना लेकर के वापस हट जाए, भाई अगली बार आएंगे आक्रमण करके, इस बार 20,000 लेकर के आए, अगली बार 40,000 लेकर के आएंगे, फिर से हमला करेंगे। पर वो अपने वाले ऐसा नहीं करते थे। अपने वाले राजाओं के साथ में एक और दिक्कत थी कि वो कभी भागती हुई सेना का पीछा नहीं करते थे। मानो युद्ध के अंदर 2 सैनिक लड़ रहे और सामने वाले सैनिक की तलवार भी गिर जाती तो अपने वाला रुक जाता था। अपने वाला कहता भाई नहीं लिया,
वो कहता मेरे पास नहीं है, तो फिर कहता देख मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये ले ले। भाई निहत्ते पर हमला नहीं करना है। तो इल्तुतमिश जब यहाँ से आ रहा था तो इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर के यहाँ से भाग गया। तो अपने वाले राजाओं की ये थी कि भागती हुई सेना का पीछा नहीं करते। तो अपने वालों ने इधर भूताला के अंदर ही तमंचों पर डिस्को करना शुरू किया कि यस जीत गए जीत गए। अब जब इल्तुतमिश यहाँ से भाग रहा था तो उधर नागदा खाली पड़ा था। तो इल्तुतमिश जो है वो अपने नागदा को लूट गया, यानी नागदा के गेट वेट तोड़ गया, कुल मिला के नागदा को जला के चला गया। क्योंकि नागदा उस समय खाली था भाई, सेना तो कहाँ लड़िया, कहाँ आ रखी है सारी की सारी युद्ध लड़ने के लिए भूताला। तो फिर जब जैतर सिंह वापस नागदा है तो जैतर सिंह को लगा कि यार इल्तुतमिश तो अपनी राजधानी की तहस नहस कर गया। तो अब जैतर सिंह को दो बात ही समझ में आई। एक तो कि कभी राजधानी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरा कि राजधानी कभी प्लेन एरिया के अंदर नहीं होनी चाहिए, राजधानी होनी चाहिए ऊपर किले टीले के ऊपर या फिर पहाड़ के ऊपर। तो अब इनके पास में ऊपर पहाड़ के ऊपर कौन सा किला था, तो इनके पास में था चित्तौड़गढ़। तो अब जब जैतर सिंह नागदा को लूट गया था, इल्तुतमिश नागदा को लूट गया था, तो जैतर सिंह ने अपनी जो सेकंड राजधानी जो बनाई थी वो राजधानी बनाई थी चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ को क्या किया था, राजधानी बनाया था। अब देखो चित्तौड़गढ़ पर अधिकार तो किसने किया था, बप्पा रावल ने। कब किया था, 734 के अंदर। लेकिन इस चित्तौड़गढ़ को राजधानी जो बनाता है वो कौन बनाता है, जैतर सिंह बनाता है। ठीक है, अब भाई ये वजूद तो हो गया। अब दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश गए, इल्तुतमिश मर गया और इल्तुतमिश के बाद में नया राजा बना, उस राजा का नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था, नासिरुद्दीन महमूद। इसने सोचा कि यार इल्तुतमिश तो कब्जा नहीं कर पाए, अपने चलते, क्या पता वो नहीं कर पाए अपने कर ले। तो फिर ये आता है अपने 1248 के अंदर। जैतर सिंह ने इसको भी भयंकर भगा भगा के पीटा, यानी इसको भी क्या दिया, हरा दिया। अब तो जैतर सिंह ने दिल्ली के कितने राजाओं को हराया था, दो राजाओं को हराया था। कौन कौन से, एक तो इल्तुतमिश को कब हराया था, 1227 के अंदर। कौन से युद्ध के अंदर हराया था, तो भूताला के युद्ध के अंदर। इस युद्ध के अंदर जैतर सिंह के कितने सेनापति थे, दो। कौन कौन से, एक का नाम था बालक और एक का नाम था मदन। इस युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो गुजरात के अपने राइटर हुए जय सिंह सूरी, जिन्होंने पुस्तक लिखी है हमीर मद मर्दन। उस पुस्तक से भूताला युद्ध की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक के अंदर इल्तुतमिश को क्या कहा गया है, हमीर कहा गया है। ठीक है, जब इल्तुतमिश की सेना भाग रही थी तो फिर उसने किसको लूट लिया, नागदा को लूट लिया। अंततः जैतर सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया, चित्तौड़गढ़ को बनाया। फिर 1248 ईस्वी के अंदर इसने दिल्ली के कौन से राजा को हराया, नासिरुद्दीन महमूद को हराया। तो यानी दिल्ली के लगातार कितने राजाओं को हराया, दो राजाओं को। अब देखो ये जैतर सिंह और अलट के बीच वाला टाइम पीरियड था, इसके अंदर मेवाड़ थोड़ा सा क्या हो गया, कमजोर हो गया था। इस मेवाड़ के तरफ एक तरफ लगती थी गुजरात और एक तरफ लगता था मालवा। एक तरफ क्या लगता था, गुजरात, और एक तरफ क्या लगता था, मालवा। इस गुजरात के अंदर एक वंश था जिसका नाम था चालुक्य। जब जैतर सिंह और अलट के बीच वाले टाइम पीरियड के अंदर मेवाड़ काफी कमजोर हुआ, तो इधर से चालुक्य वंश ने मेवाड़ के ऊपर, आहड़ के ऊपर कब्जा कर लिया। किसके ऊपर, आहड़ के ऊपर कब्जा जो है किसने कर लिया, चालुक्यों ने कर लिया। अब जैतर सिंह जो है वो इन चालुक्यों को हराता है और वापस आहड़ को क्या करवाता है, मुक्त करवाता है। क्या करवाता है, आहड़ को किससे मुक्त करवाता है, चालुक्यों से। चालुक्य कहाँ का वंश था, गुजरात।
अब देखो, एक बार मैं किसी क्लास के अंदर बेंच के अंदर पढ़ा रहा था, तो फिर वहां से एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने पूछा कि सर, इन चालुक्यों ने जो है वो आहड़ के ऊपर ही कब्जा क्यों किया? भाई कर तो ये इधर ही सकते थे, उदयपुर के ऊपर भी कर सकते थे, ये चित्तौड़ के ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने आहड़ के ऊपर ही क्यों किया? बात तो उसकी भी भाई लॉजिकल थी। भाई पूरे मेवाड़ के ऊपर ही कर सकते थे वो, केवल और केवल आहड़ पर ही क्यों किया? तो देखो, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि आहड़ एक क्या था, व्यापारिक केंद्र था। यानी आहड़ के अंदर पैसे टके क्या थे, खूब सारे थे। अब जहां पर पैसे टके खूब सारे होंगे वहां से कर ज्यादा आएगा। अगर कर ज्यादा आएगा तो राजा के पास में सेना बड़ी होगी, और राजा के पास में सेना बड़ी होगी इसका मतलब राजा का साम्राज्य बड़ा होगा, और राजा का अल्टीमेट उद्देश्य तो होता था अपने साम्राज्य का विस्तार करना, यानी अपने देश की क्या करना, आर्थिक स्थिति जो है वो क्या करना, सुदृढ़ करना। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो अपने साम्राज्य का विस्तार ही होगा। इसका मतलब आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था, और अक्षर जो है वो इधर से चालुक्य, इधर से मालवा वाले आहड़ पर क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि वो यह सोचते थे कि यदि आहड़ भी अपने कब्जे के अंदर आ जाएगा तो फिर अपने पास में क्या होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। यदि अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो फिर अपने जो है वो साम्राज्य क्या होगा, बड़ा हो गया। वैसे गुजरात और मालवा दोनों भी बहुत पैसे वाली जगह थी, क्योंकि गुजरात के अंदर जो है वो कोस्टल एरिया है, यानी तटीय क्षेत्र है, और वो जहां से तटीय क्षेत्र होता है वहां पर व्यापार करना आसान होता है। और इधर मालवा के अंदर आपको पता है काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, यानी इधर फसलें बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब दोनों ही क्या थे, व्यापारिक क्षेत्र थे। तो इन्होंने कहा ये जो बीच में व्यापारिक क्षेत्र है जो मेवाड़ वाले गुहिलों के पास में है, इसके ऊपर ही अपने क्या कर लेते, कब्जा कर लेते। तो उनका आहड़ पर कब्जा करने का एकमात्र उद्देश्य था कि आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था, यानी आहड़ के अंदर पैसे टके बहुत सारे थे, और पैसे टके बहुत सारे होंगे तो फिर वहां से कर ज्यादा आएगा, और हर कोई ये चाहता कि अपनी जो है वो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। अब देखो, इस जैतर सिंह के शासनकाल के अंदर आप बताओ कि मेवाड़ की शक्तियां इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है? भाई इसने लगातार दिल्ली के दो सुल्तानों को हराया, इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद को। इसने आहड़ को जो है वो चालुक्यों से मुक्त करवाया। इसने चित्तौड़ को अपनी तीसरी राजधानी बनाई। भाई पहली नागदा हो गई, पहली कौन सी हो गई, नागदा। दूसरी कौन सी हो गई, आहड़। तीसरी कौन सी हो गई, चित्तौड़गढ़। इसने आहड़ से वापस अपनी राजधानी कहां पर बनाई, चित्तौड़ पर बनाई। तो इसका मतलब इसका शासनकाल के अंदर मेवाड़ की शक्तियां वापस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अपने एक इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा, जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। ये दशरथ शर्मा कहते हैं कि जो ये जैतर सिंह का टाइम पीरियड था, ये मध्यकालीन मेवाड़ का क्या था, स्वर्ण काल था। किसका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था? जैतर सिंह का शासनकाल जो था वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। ये कौन कहते हैं, दशरथ शर्मा। और जैतर सिंह का शासनकाल कब से कब तक है, वो है आपका 1213 से 53 तक। आपसे यदि डायरेक्ट वैसे भी पूछ रहे कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था, बीच में आपको सन दे दिए जैसे कि मतलब 1253 से 73, 1302 से 1303, 1150 से 70, इस प्रकार से। तो फिर आपका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1213 से 53। यदि राजा से संबंधित पूछ ले तो फिर वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैतर सिंह। यदि ये पूछ ले कि जैतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसने बताया था, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, दशरथ शर्मा हो जाएगा। तो ये भाई आपके जैतर सिंह जो है वो कंप्लीट हो गए। एक बार जैतर सिंह का वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो जैतर सिंह का शासनकाल कब से कब तक है, 1213 से 53। इनके शासनकाल के अंदर दिल्ली का राजा कौन था, इल्तुतमिश। वो अपने मेवाड़ के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है, और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है कहां पर, भूताला का युद्ध। कब होता है, 1227 के अंदर। पहले इस वर्ष के अंदर काफी कंफ्यूजन था, फाइनली 2-3 साल पहले एनसीईआरटी जब नहीं आई तब एनसीईआरटी के अंदर इस
सन का जो है वो कंफर्म हुआ कि ये युद्ध कहाँ हुआ था, 1227 के अंदर। पहले ये सन चलता था 1224 से 32 के बीच में। अब फाइनली इसका जो है वो 1227 डिक्लेयर कर दिया गया। इस युद्ध के अंदर परिणाम क्या निकले? इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि जयद्रथ सिंह की क्या हुई थी, विजय हुई थी। इस युद्ध के अंदर जयद्रथ सिंह के सेनापति कौन कौन थे? एक सेनापति था बालक और एक सेनापति था मदन। इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो अपने गुजरात के राइटर हुए जय सिंह सूरी, जिन्होंने पुस्तक लिखी है हमीर मद मर्दन। इस पुस्तक से भूताला युद्ध की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के अंदर इल्तुतमिश के लिए कौन सा वर्ड यूज में हुआ है? वो हुआ है आपका हमीर। इल्तुतमिश की सेना जब हार करके वापस भाग रही थी तो फिर उन्होंने क्या कर लिया, नागदा को लूट लिया, यानी जला दिया। अंततः जयद्रथ सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? चित्तौड़गढ़ को। ठीक है, 1288 ईस्वी के अंदर इसने दिल्ली के कौन से राजा को हराया था? तो वो हराया था आपके नासिरुद्दीन महमूद को। फिर इसने आहड़ को किन से मुक्त करवाया था? चालुक्यों से। चालुक्य कहाँ का वंश था? गुजरात का वंश था। फिर अपने इतिहासकार दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? दशरथ शर्मा कहते हैं कि जो जयद्रथ सिंह का शासनकाल था 1213 से 53, वो अपने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। तो अब देखो ये हो गया भाई अपना जयद्रथ सिंह कंप्लीट। तो अब जयद्रथ सिंह के बाद में मेवाड़ के अगले जो राजा बनते हैं उन राजा का नाम था तेज सिंह। ये जयद्रथ सिंह के बेटे थे। तेज सिंह का शासनकाल है 1253 से 73। अब देखो इनके पिता ने दिल्ली के कितने राजाओं को हराया था? 2। अब भाई बाप ने 2 राजाओं को हराया तो बेटे का फर्ज बनता है कि यार एक राजा को तो कम से कम हराए। बाप जितना नहीं करे पर बाप से आधा का काम तो करे। तो इनके समय जो दिल्ली का राजा था उस राजा का नाम था बलबन। क्या नाम था? बलबन। ये अपने बलबन को हराता है। भाई हर कोई चाहते कि अपने साम्राज्य का विस्तार दे, तो जो दिल्ली का राजा बनता वो राजा चाहते कि यार मेवाड़ पर अपने अधिकार हो जाए, चित्तौड़ पर तो अपने राजस्थान कवर के अंदर आ जाए, क्योंकि राजस्थान से दिल्ली बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो हर कोई दिल्ली वाला राजा आक्रमण करता और अपने वाले वापस उसको हरा करके भगा देते। तो इसने किसको हराया? दिल्ली के राजा बलबन को हराया। अब देखो इसकी एक रानी थी जिसका नाम था जैतल देवी। क्या नाम था? जैतल देवी। ये अपने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाती है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। कौन से मंदिर का निर्माण करवाती है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है। इसके शासनकाल में आहड़ इनकी राजधानी थी। तो आहड़ के अंदर एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। आप हेडिंग डाल लीजिए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। प्राचीनतम जैनों की किताब है। अब देखो मैंने आपको बताया कि अपने राजस्थान के जो प्राचीन चित्र मिलते हैं वो 2 जगहों से मिलते हैं। एक तो चट्टानों से जो अपने शैल चित्र पढ़ेंगे, एक प्राचीनतम किताबों से। तो ये जो मेवाड़ की प्राचीनतम बुक है जिसके अंदर क्या बने, चित्र बने गए, यानी एक साइड तो क्या किया गया, लिखा गया, और एक साइड आपके क्या बनाया गया, चित्र बनाए गए। यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि मेवाड़ की प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। यानी कौन सा है ये मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है? कहाँ लिखे गए हैं? आहड़ के अंदर। कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपके 1260 ईस्वी के अंदर। और इसको जो चित्रित किया था वो किया था आपके कमल चंद्र ने।
यानी लिखने वाले बंदे का नाम क्या था? कमलचंद। यानी चित्र बनाए गए तो मैं कह सकता हूँ कि 1260 ईस्वी के अंदर कमलचंद ने इसे आहड़ में चित्रित किया। तो ये हो गई भाई आपके तेज सिंह भी कंप्लीट। तेज सिंह के बारे में तो दो तीन चीजें हैं, और अपने को है जो ज्यादा राजाओं के बारे में फैक्ट नहीं रखने, अपने राजाओं के उतने ही फैक्ट याद रखने हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो तेज सिंह से अभी तक ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं। बेसिकली ये बुक पूछ ली जाती है ज्यादातर, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, कि किस राजा के शासनकाल में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी आपके तेज सिंह के शासनकाल के अंदर। या तो पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, नीचे आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो फिर कौन सा है आपका? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। या फिर ये पूछ ले कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार है या फिर लेखक है, तो फिर वो कौन है? कमलचंद। लेखक या चित्रकार, ठीक है। पूछ ले कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ कब लिखा गया था, तो वो लिखा गया था आपके 1260 के अंदर। कहाँ लिखा गया था, तो फिर वो लिखा गया था आपके आहड़ के अंदर। कहाँ लिखा गया था? आहड़ के अंदर। कब लिखा गया था? 1260 के अंदर। किसने लिखा था? वो लिखा था आपके कमलचंद ने। तो एक बार वापस तेज सिंह रिवाइज कर लेते। तेज सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1253 से 73। इसने दिल्ली के कौन से राजा को हराया था? तो वो हराया था आपके बलबन को। और इसकी एक रानी थी जिसका नाम क्या था? जैतल देवी। वो अपने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाती है। कौन सा मंदिर? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। फिर इसके शासनकाल में एक बुक लिखी गई जिसका नाम क्या था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दो तीन बार नाम बोलोगे तो फिर याद रह जाएगा। प्राचीनतम एक जैनों की किताब है, और ये क्या है? मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। कहाँ लिखा गया है? आहड़ के अंदर। कब लिखा गया है? 1260 के अंदर। लेखक कौन है? तो है आपके कमलचंद। तो अब देखो, इस तेज सिंह के बाद में जो अगला हम राजा पढ़ेंगे उस राजा का नाम है रतन सिंह। रतन सिंह का शासनकाल है 1302 से 3। आज अपने रतन सिंह कंप्लीट नहीं हो पाएगा, रतन सिंह कल की क्लास के अंदर लगभग आपके कंप्लीट हो जाएगा। एक बार थोड़ी सी जो है अपनी रतन सिंह के बारे में चीजें जान लेते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि मेवाड़ के अंदर राजा को कहा जाता था क्या? रावल। और बाकी जो राजा के अन्य भाई होते, भाई एक राजा के 7-8 बेटे हैं, तो भाई सबसे बड़ा बेटा तो क्या बन जाया करता था? रावल। बाकी भाई क्या बनते थे? सामंत। और वो उपाधि ध्यान में किया करते थे क्या? राणा। इस रतन सिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। या तो रावण के छोटे भाई का नाम था कुंभकर्ण, या फिर रतन सिंह के छोटे भाई का नाम क्या था? कुंभकर्ण। अब या तो रावल तो कौन बनेगा? रतन सिंह। और कुंभकर्ण को क्या बनाया जाएगा? सामंत यानी राणा। और 2 गांव या 3 गांव देकर के बिठा दिया जाएगा। अब कुंभकर्ण के पास में 2 ऑप्शन है। पहला तो कि जो उसको जागीर मिली है, यानी जागीर या ठिकाना परगना जो भी मिला है, 2 गांव 3 गांव, उनको लेकर के बैठ जाए, वहीं पर अपना शासन करे और संतोष धारण कर ले। दूसरा, दिल मांगे मोर भाई, मैं राजा क्यों नहीं बन सकता, मैं राजा बनूंगा। इस कुंभकर्ण को मन में था कि यार मैं राजा क्यों नहीं बन सकता, मैं इन 2-3 गांवों के ऊपर शासन क्यों करूं। तो रतन सिंह कुंभकर्ण के पास में वापस 2 ऑप्शन, भाई यहाँ तो राजा बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर राजा कौन बना हुआ है? रतन सिंह। पहला ऑप्शन क्या है इसके पास में? कि या तो रतन सिंह को मार करके राजा बने। दूसरा, या फिर यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाए और वहां पर किसी राजा को हरा करके अपने शासन स्थापित करे। इस कुंभकर्ण को दूसरा वाला ऑप्शन ठीक लगा कि यार यहाँ पर अपने भाई को मार के राजा बने, उससे अच्छा अपने कहीं दूसरी जगह जाते हैं, वहां पर अपने साम्राज्य को स्थापित करते हैं। ये तो बाप का है, यहाँ पर तो भाई संभाल ही रहा है, अपने तो कहीं दूसरी जगह ही चलते हैं। तो कुंभकर्ण अपने पहाड़ी इलाकों की तरफ चलता है, नेपाल हिमाचल की तरफ। कहां पर जाता है? नेपाल। और नेपाल के अंदर गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित करता है। कौन सी शाखा का शासन स्थापित करता है?
गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित करता है। आपको बहुत सारे नोट्सों के अंदर, बुकों के अंदर आपको लिखा मिलेगा कि कुंभकर्ण ने जो है वो नेपाल के अंदर गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। बेसिकली कुंभकर्ण ने नेपाल के अंदर गुहिल वंश की रावल शाखा का शासन स्थापित किया था। वो स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। क्योंकि कुंभकर्ण पहले क्या था? सामंत था, और सामंत क्या उपाधि धारण किया करते थे? राणा। तो फिर जब कुंभकर्ण नेपाल के अंदर राजा बन जाता है तो फिर उन्होंने कहा यार अपनी उपाधि तो सेम ही रखेंगे। तो उपाधि कौन सी धारण की थी? राणा उपाधि धारण की थी। इसलिए नेपाल के अंदर गुहिल वंश की कौन सी शाखा चलाई थी? गुहिल वंश की राणा शाखा। इसलिए कुल मिलाकर के इनकी कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। दो तो आ गई अपने, एक मेवाड़ आ गई और दूसरी कौन सी आ गई? नेपाल आ गई। ऐसे कुल मिलाकर के अपनी इनकी टोटल कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। तो एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं। सब हेडिंग डाल लीजिए कुंभकर्ण रतन सिंह के अंदर, और लिख लीजिए कि यह रतन सिंह का छोटा भाई था। इसने नेपाल में गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। अब इस रतन सिंह के अंदर दूसरी आप एक सब हेडिंग और डाल लीजिए, और वो सब हेडिंग डाल लीजिए पद्मिनी। आपने बचपन से अपने कहानियां सुनते आए हैं पद्मिनी की। ये वही पद्मिनी है जिसकी अपने कहानियां सुनते आए हैं, और हमेशा अपने को गलती सुनाई गई है। अब देखो, इस पद्मिनी के बारे में थोड़ी सी अपने बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। कल जो है वो अपनी इसकी कहानी सुनेंगे आते। तो पहली बात तो कि ये रतन सिंह की रानी थी। किसकी रानी थी? रतन सिंह की रानी थी। कल अपने एक एक चीज इसकी समझ करके आते ही कहानी सुनेंगे, तो फिर एक बार आप जो है वो डायरेक्ट लिख लीजिए। दूसरी बात कि यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, और सिंहल द्वीप का अपने अर्थ मानते हैं श्रीलंका। कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। तीसरी बात, इनके पिता का जो नाम मिलता है वो मिलता है गंधर्व से। चौथी, इसकी माता का जो नाम मिलता है वो मिलता है चंपावती। चंपावती। इस रतन सिंह के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था, उस व्यक्ति का नाम था राघव चेतन। उस व्यक्ति ने जो है वो इसकी सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। और इसलिए अपने कह देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया था। कल देखेंगे अपने बात की इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है या फिर कितनी झूठ है। आज के लिए तो अपने इतना ही करते हैं, एक बार वापस शुरू से रिवाइज कर लो, उसके बाद में जो है अपने कल वापस नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आज हमने शुरू किया जैतर सिंह। जैतर सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1213 से 53। इस जैतर सिंह के शासनकाल में युद्ध देखा था आपने, कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। कब हुआ था? 1227 के अंदर। किस किस के बीच में? जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। इल्तुतमिश कहाँ का राजा था? दिल्ली का राजा था। परिणाम क्या निकला इस युद्ध का? इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि जैतर सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इस युद्ध के अंदर जैतर सिंह के दो सेनापति थे, एक का नाम था बालक और एक का नाम था मदन।
ठीक है। इस पुस्तक की, इस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अपने एक राइटर हुए गुजरात के, जिनका नाम है जय सिंह सूरी, जिन्होंने बुक लिखी हमीर मद मर्दन। इस पुस्तक से जो है वो अपने भूताला युद्ध की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के अंदर इल्तुतमिश के लिए जो वर्ड यूज में हुआ है, वो वर्ड यूज में हुआ है हमीर। कौन सा वर्ड यूज में हुआ है? हमीर। अब जब इल्तुतमिश की सेना भाग रही थी तो फिर उन्होंने नागदा को क्या कर लिया, लूट लिया। अंततः जेतर सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? चित्तौड़ को बनाया। ठीक है। इससे बाद में 1248 ईस्वी के अंदर जेतर सिंह ने दिल्ली के राजा नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। फिर इसने आहड़ को जो है वो चालुक्यों से मुक्त करवाया था। और चालुक्य वंश कहाँ था? गुजरात के अंदर। फिर अपने इतिहासकार हुए जिनका नाम है दशरथ शर्मा, वो कहते हैं कि जो ये जेतर सिंह का शासनकाल था 1213 से 53, ये मध्यकालीन मेवाड़ का क्या था? स्वर्ण काल था। फिर अपने राजा पड़े अगले तेज सिंह। तेज सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1253 से 73 तक। इसने एक दिल्ली के राजा को हराया था, उस राजा का नाम था बलबन। फिर इसकी एक रानी थी जिसका नाम था जैतल देवी, जो चित्तौड़ के अंदर अपने एक मंदिर का निर्माण करवाती है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। फिर इसके शासनकाल में एक बुक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि मेवाड़ का क्या है? प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। ठीक है। और इसको जो है वो आहड़ के अंदर 1260 ईस्वी के अंदर कमल चंद्र ने जो है वो प्रकाशित किया था। फिर अगले हम राजा पढ़े, देखे रतन सिंह। रतन सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1302 से 1303 है। और यही जो है वो रावल शाखा के अंतिम राजा है। इनके बाद में अपनी राणा शाखा शुरू हो जाएगी। तो इस रतन सिंह के शासनकाल में अपने इस रतन सिंह का छोटा भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण। वो अपने नेपाल चला जाता है और वहां पर नेपाल के अंदर गोहिल वंश की कौन सी शाखा स्थापित करता है? राणा शाखा स्थापित करता है। आपको बहुत सारे बुकों के अंदर, नोट्सों के अंदर लिखा मिलेगा कि इसने, जो कुंभकर्ण ने जो है वो नेपाल के अंदर गोहिल वंश की रावल शाखा का शासन स्थापित किया था। वो बात गलत है, क्योंकि नेपाल के अंदर कौन सी शाखा का शासन स्थापित किया था? गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। फिर हमने इनके शासनकाल में एक सब हेडिंग और डाली थी, और वो सब हेडिंग क्या थी? पद्मिनी। तो पद्मिनी ये कौन थी? रतन सिंह की क्या थी? रानी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम क्या था? गंधर्व हुसैन। माता का नाम क्या था? चंपावती। इस राघव चेतन नामक व्यक्ति ने अलाउद्दीन, इस पद्मिनी की सुंदरता के बारे में किसे बताया था? तो वो बताया था अपने अलाउद्दीन खिलजी को। तो आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद। और कल की क्लास के अंदर जुड़ना ना भूलें, क्योंकि कल अपने शुरू में ही क्या करेंगे? कहानी सुनोगे, और कल अपने जो है वो रतन सिंह कंप्लीट हो जाएगा। तो मानो आपके गोहिल वंश की जो है वो अपनी रावल शाखा क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर परसों अपने जो है वो गोहिल वंश की राणा शाखा जो है अपने शुरू करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।